हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी प्यारी मिस अनमो और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पर, जहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं हेट यू का 5th पार्ट। पिछले पार्ट पर हमने देखा था आयुष को पता चल जाता है कि कृष्णा की डेथ हो चुकी है और उस कमरे में जितने भी फोटोज थे वो तोड़ देता है वो, और उसी में से एक कांच का टुकड़ा लेकर अपने गले में घोंप लेता है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और बाहर मेड्स चिल्ला रही थी, दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी, बट आयुष नहीं खोलता। वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं सिड को, जो अचानक से उठता है और ये सब कुछ जो था वो सिड का सपना था। ये सपना देखने के बाद सिड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने फ़ोन में जो है घर का सीसीटीवी जो है कैमरा वो ओपन करता है और देखने लगता है कि आयुष क्या कर रहा है। वो देखता है कि आयुष तभी खाना खा रहा था और ये लंच टाइम था उसका। ये देखने के बाद सिड अपने बहुत ज़ोर से मतलब सांसों को एक्सेल करता है और उसे शांति मिल गई थी ये देखकर कि आयुष ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। फिर उसका फ़ोन बजने लगता है, फिर वो कॉल उठाता है। कॉल पे वही डिटेक्टिव था जिसे उसने पता लगाने के लिए रखा था कि सच में आयुष की वजह से उसकी बहन की डेथ हुई है या फिर नहीं। वो पता लगाने वाला था जो डिटेक्टिव। वो बोलता है, सर हमें कुछ सुराग मिले हैं कि उनके हस्बैंड और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनके बीच इवन झगड़ा भी बहुत ही कम होता था और मारने की बात तो मतलब छोड़ ही दीजिए, वो काफ़ी हैप्पी फैमिली थे। हम पहले जो है नेबर्स थे उनसे पूछ कर आए हैं ये। सिड बोलता है कि क्या इसमें हम बिलीव कर सकते हैं। तब वो आदमी बोलता है कि हाँ बिलीव कर सकते हैं, बिकॉज वो और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है उनके बारे में, जैसे कि वो दोनों ही अनाथ थे, फिर वो यहाँ पर घर रेंट में पहले रहते थे, फिर अपना एक घर बनाया और वहाँ पर मतलब बगल में ही रेंटेड हाउस था, फिर उसके थोड़ी देर दूरी में उन्होंने अपना खुद का घर बनाया था और उनका बेबी भी था एक, इस बारे में भी बताया। और काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी कृष्णा मैडम। तो उनके हस्बैंड उसका मर्डर क्यों करेंगे, यही सोचिए ना आप। ये सोचकर सिड भी दंग रह जाता है और वो इतने दिनों से यही सोच रहा था कि आयुष की वजह से उसकी बहन की डेथ हुई है, बट जो कि असल में सच नहीं था, वो तो हमें पता है। सिड बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है और वो अपने सर पकड़ लेता है। फिर उस आदमी से बोलता है, अगर आयुष नहीं था तो कौन था, पता लगाओ जल्द से जल्द। फिर वो कॉल काट देता है और आयुष को देखने लगता है सीसीटीवी के थ्रू। आयुष अपने रोज़ के कामों की तरह वो खाना खाता है और फिर कमरे में चला जाता है अपना। कमरे के अंदर जाने के बाद आयुष बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उस कमरे से आवाज़ें बाहर नहीं जाते थे, इसी वजह से कोई उसके चिल्लाने की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था और बहुत ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, मैं नहीं सह पा रहा हूँ ये सब कुछ, मुझे तुम्हारे पास जाना है कृष्णा, इससे बचाओ मुझे, मैं नहीं सह पा रहा हूँ। ये बोलकर वो बैठ जाता है, वो एक दीवार से सट के बैठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने सिर को पकड़ के, जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर ऐसा करता है, फिर वो चुप हो जाता है और कृष्णा की जो हेलुसिनेशन होती थी उसे, वो हेलुसिनेशन आती है और उसे उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो आओ, किसने मना करा तुम्हें। ये सुनकर आयुष बोलता है कि कैसे आ सकता हूँ मैं तुम्हारे पास। कृष्णा बोलती है, मर जाने के बाद। ये सुनकर जो आयुष है वो बोलता है, ठीक है तो फिर अगर तुम्हारे पास आने के लिए मुझे मरना पड़ेगा तो मैं मर सकता हूँ। ये बोलकर वो कुछ ढूंढने लगता है और उसे एक बॉटल मिलती है जिसमें नींद की गोलियाँ थी। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसे नींद ना आने की बीमारी हो गई थी, इसी वजह से कुछ दिन पहले एक कार्ड से उसने नींद की गोलियाँ मंगवाई थी और वो जो है सारी की सारी गोलियाँ मुंह में अपना ठूस लेता है और निगल जाता है। फिर उस बेड पे जाके सो जाता है और उस हेलुसिनेशन से बोलने लगता है, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है। ये नींद की गोलियाँ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाए, किसी भी तरीके की ड्रग, तो फिर इंसान ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहता। और वो उस हेलुसिनेशन की तरफ जो है बहुत प्यार से देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है और वो हेलुसिनेशन भी गायब हो जाती है। हम देखते हैं सिड की तरफ, वो तभी कॉल पर बात कर रहा था, तभी ये सब चीज़ हो जाती है। फिर वो अपने कमरे का सीसीटीवी निकालता है और वो देखता है कि आयुष सो गया है।
ये देखकर वो चैन की सांसें लेता है और उसे लगता है कि आयुष सच में सो रहा है। फिर थोड़ी देर बीत जाता है, 2-3 घंटे। उसके बाद उस डिटेक्टिव का फिर से कॉल आता है उसके पास, और वो जो चारों ने कृष्णा का असली कातिल था, जो उन चारों का डिटेल्स जो है वो दे देता है उन सिड को, और बोलता है कि उसको उतने अच्छे से तो पता नहीं चला बिकॉज 6 साल पहले ये सब, 6 साल मैं गलत बोल रही हूँ, 7 साल पहले ये सब हुआ था। और उससे पहले हम जो है सीसीटीवी कैमरा से जो है स्ट्रीट में लगे हुए होते हैं, उनमें इन चारों का ही फेस आ रहा था। उसके बाद कृष्णा जब मिला था सिड को, उसके बाद इन चारों का ही यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा गया था। बस एक स्ट्रीट में था, और किसने किया उनमें से चारों ने किया या फिर उनमें से किसी एक दो ने किया, इस बारे में उन्हें नहीं पता। और इनमें से एक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है जो हम उसे ही डायरेक्ट दोषी ठहरा सकते हैं। बट जो है ये चारों के चारों ही औरतों को काफ़ी ज़्यादा नीचा समझते हैं और अपने बीवियों को, बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। बट 2 के नाम पर डोमेस्टिक वायलेंस के भी केस रजिस्टर थे, बट अभी वो जेल में नहीं है। और 1 के डिवोर्स हो गए हैं और एक की वाइफ की डेथ हो चुकी है। इतना ही इन्फॉर्मेशन वो दे देता है सिड को, जितना उसे चाहिए था, मतलब कहाँ पर रहते हैं वो वगैरह वगैरह। फिर वो इन्फॉर्मेशन लेकर सिड जाता है अपने सेक्रेटरी के पास और बोलता है कि इन चारों को कहीं से भी उठा कर लाए। सिड फिर अपने केबिन में जाता है, अपने ऑफिस केबिन में जहाँ पर वो काम करता था, और एक लैपटॉप में वो देख रहा था सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर आयुष की फुटेज लगा हुआ था। और वो सो रहा था, जैसे का तैसा सो रहा था, 1 इंच भी नहीं हिला था। ये सस्पिशियस नहीं लगता सिड को, क्योंकि वो ऐसे ही सोता था, जब सोता था थोड़ा सा भी नहीं हिलता। और वो स्क्रीन को टच करता है सिड और बोलता है, क्या माफ़ कर दोगे हमें तुम? मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा, तुम बोलो तो तुम्हें छोड़ भी दूंगा। तुम जहाँ पर रहते थे वहाँ पर रहना फिर से अपनी बेटी के साथ। अगर हमसे फिर से ना मिलवाना चाहो प्रीति को तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस माफ़ कर देना। ये वो सोचने लगता है और ये भी सोचता है कि क्या वो माफ़ करेगा हमें। और अभी वो अपने पेरेंट्स को कुछ जो है इस बारे में बताता नहीं है, बिकॉज़ पहले वो उन चारों को पकड़ना चाहता था। उसके बाद वो आज घर नहीं जाता है, और वैसे ही बीत जाता है वो दिन। और रात को वो ऑफिस में ही रुका था और काम कर रहा था, और आयुष के बारे में इतना वो नहीं सोचता पूरा दिन। फिर जो है वो लैपटॉप बंद करके रख दिया था और कभी कभी चेक कर रहा था। वो सो रहा था, उसे नॉर्मली लगा था ये चीज़, क्योंकि वो इसी पोस्चर में सोता था हर रोज़। मेड्स भी उतना तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो कभी कभी डिनर स्किप कर देता था। उसने भी ये लगा कि डिनर स्किप कर रहे हैं। अगले दिन सुबह हो जाता है और ऑफिस में ही था सिड, और उसे कॉल आता है उसके सेक्रेटरी का, और वो बोलता है कि वो चारों को वो लेकर आया है और एक बंकर जैसे, मतलब बंद जगह में उन चारों को बांध कर रखा गया है। फिर सिड जाता है और उन चारों के पास एक बहुत ही मोटा सा लोहे का डंडा लेकर, और उन्हें जहाँ मर्जी वहाँ जितने ज़ोर से हो सके उतने ज़ोर से वो पीटने लगता है। मतलब वो अपनी बहन का भी भड़ास निकाल रहा था, और आयुष के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका भी भड़ास निकाल रहा था। वो मतलब पूरे 6 सालों का भड़ास एक दिन में ही निकालना चाहता था, और बहुत ज़्यादा पीटता है। वो अकेला ही पीटता है, फिर भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं वो चारों। फिर से थक जाता है और उनके सामने ही नीचे बैठ जाता है, और रॉड को जो था वो लोहे का रॉड वो एक साइड को वो फेंक देता है और हाँफने लगता है। फिर उन चारों में से एक पूछने लगता है कि कौन हो तुम और हमें क्यों मार रहे हो? ये सुनकर सिड बोलता है, क्यों मार रहा हूँ? तुमने जो कुछ भी किया मेरे बहन के साथ, उसके बाद तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? ये सुनकर उन चारों में से जो पहले बोला था वो नहीं बोलता, बट कोई और बोलता है कि तुम्हारी बहन कौन है? तुम्हारी बहन हमने किसके साथ क्या किया है? तब सिड बोलता है, तुम भूल गए 7 साल पहले एक जंगल में एक छोटी सी बच्ची के साथ एक औरत जा रही थी, और तुम चारों ने मिलकर उसके साथ। इतना बोलता ही है तब उन चारों को याद आ जाता है और बोलता है, प्लीज़ माफ़ कर दो हमें, आगे से कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़, रिक्वेस्ट करने लगते हैं सिड से। बट सिड बोलता है अपने घाट से कि मेरा मन नहीं भरा इनको मारकर, कल इनमें से किसी एक को पंचिंग बैग बना के रखना, ओके? मैं आऊँगा
बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के, और इन पे प्रैक्टिस करना चाहूँगा। एक काम करना, एक को क्यों 4 को ही रखना, मैं अपने साथ किसी और को भी लाऊंगा। वो आयुष से माफ़ी मांगना चाहता था और उसे यहाँ पर लेके आना चाहता था ताकि वो भी सज़ा दे सके इन्हें। बट उसको क्या पता था कि आयुष तो पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। हाँ पता है, श्राद्ध नहीं हुआ है अभी तक, दाह भी नहीं हुआ है, फिर अभी तो होने वाला है ना। तो चलो देखते हैं। सिड अपने घर जाता है और आयुष को वैसे ही देखता है जैसे वो जब भी सीसीटीवी फुटेज खोल रहा था तब भी ऐसे ही देख रहा था, और अभी भी ऐसे ही सो रहा है। वो रात पे खुद भी सो गया था, इसी वजह से उसे नहीं पता कि जो आयुष है वो डिनर के लिए भी नहीं उठा था। और वो आयुष के पास जाता है और उसे हग करके सोने लगता है। बट आयुष की बॉडी उसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगने लगी थी। मतलब जब किसी की डेथ होती है ना तो उनकी बॉडी धीरे धीरे जो है जमना स्टार्ट हो जाता था, ऐसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा था। बट आयुष को लगा कि ये ऐसे सो रहा है और बॉडी को काफ़ी ज़्यादा सख्त करके सो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड करके सो रहा है। क्या बोलूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं इसको। आप में से अगर किसी को याद आ रहा है तो प्लीज़ बता देना। और वो इसे माइंड नहीं करता और उसे ऐसे ही पकड़े सोने की कोशिश कर रहा था। बट उसकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, बट सॉफ्ट से काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही थी, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगने लगता है। और वो उसे जो है एक साइड मुँह करके सो रहा था आयुष, और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। बट जो है उसकी बॉडी जैसी की तैसी थी, वो हिल ही नहीं रही थी। मतलब वो फेस को अपनी तरफ टर्न करने लगा था बट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक डेड बॉडी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है कुछ घंटे बाद। और जो है उसकी बॉडी उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। बट ना ही उसे हिला पा रहा था, ना ही जो है उठा पा रहा था, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगता है। फिर वो मेड्स को बुलाने लगता है। फिर सारे मेड्स जो हैं दौड़ के चले आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी में बुलाया था, मतलब टोन से ही समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा परेशान है सिड। सभी मेड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उसी वक्त सिड बोलता है प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ। तब एक मेड जो है डॉक्टर को कॉल करती है और उसे फिर भी उठाने की कोशिश कर रहा था। और सभी को समझ में आ गया था कि इसकी डेथ हो चुकी है, बिकॉज़ बिना डेथ मरे हुए इंसान ही ऐसा हो सकता है, कोई ज़िंदा इंसान इतना हार्ड हो ही नहीं सकता। पर फिर भी जो है सिड को कोई बताने का हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फिर जो है आधे घंटे बाद डॉक्टर आते हैं। सिड तभी भी उसे पकड़ के बैठा हुआ था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वो उठ ही नहीं रहा था, पता है आपको। उसके बाद जो डॉक्टर हैं आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं उसके पल्स को, और डॉक्टर बोलते हैं इसकी तो मौत कई घंटे पहले हो चुकी है, इसी वजह से इसकी बॉडी हार्ड हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम्हें ना इसका दाह संस्कार जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, वरना किसी मरे हुए जो है डेड बॉडी के साथ ऐसे रहना अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से घर में थोड़ी देर बाद जो है बदबू फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनकर सिड बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैंने देखा था ये ठीक ठाक था। लंच करने के बाद मैंने देखा था सीसीटीवी से कि ये आराम से चल रहा था और आने के बाद यहाँ पर सो गया था। तो ये मर कैसे सकता है, इसकी डेथ कैसे हो सकती है? आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ फिर से चेक करिए। फिर सिड को वो जो है उसके कंधे से पकड़ते हैं और उसे थोड़ा सा हिलाते हैं उसे बहुत स्पीड से, और बोलते हैं होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से देखो इसकी बॉडी एकदम हार्ड हो चुकी है, इसे हिलाना भी पॉसिबल नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि ये ज़िंदा है अभी तक, अच्छे से देखो इसकी सांस नहीं चल रही है। ये बोलकर उसके हाथ को उसके नाक के पास ले जाते हैं, और जब महसूस होता है सिड को कि आयुष सांस नहीं ले रहा है, तब वो अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है क्या बकवास चीज़ है आयुष, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम ऐसे सांस ना लेने की प्रिटेंड कर रहे हो मेरे सामने ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, और तुम ऐसे बिहेवियर कर रहे हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगा अगर तुम उठ जाओगी तो। ये सुनकर सभी मेड्स सोचने लगती है कि ये कैसे बात कर रहे हैं, मतलब इतने दिनों से इतना इसका रवैया इतना ख़राब था इसके प्रति, और आज वो माफ़ी मांगना चाहता है अचानक से।
फिर मेट्स जो है सिड के पेरेंट्स को खबर कर देते हैं और वो भी आ जाते हैं वहाँ पर, और वो सिड से पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ, वो मर कैसे सकता है, तुमने तो हमें बताया ही नहीं कुछ। ये सुनकर सिड कुछ जवाब नहीं देता उन्हें, और वो चुपचाप बैठा रहता है और जैसे वो सदमे में चला गया है, क्योंकि उसे कल ही पता चला था कि आयुष ने कुछ भी नहीं किया है और वो माफ़ी मांगना चाहता था आयुष से, बट उससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। उसकी माँ आती है और सिड को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम ऐसे बिहेव ना करो कि तुम उस लड़के के मरने की वजह से सदमे में चले गए हो। ये सुनकर सिड जवाब देता है कि माँ आप कैसे बात कर रहे हो, वो कृष्णा का हस्बैंड था और मैं उसे प्यार करने लग गया था, मैं माफ़ी मांगना चाहता था उससे, उसने कुछ नहीं किया। मुझे कल ही सब कुछ सबूत मिला था कि कृष्णा के साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो किसी और ने किया था, आयुष ने नहीं किया था। ये सुनकर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और प्रीति जो थी वो भी आई हुई थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग आयुष के साथ काफ़ी अच्छी थी और वो आयुष को उठाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी आयुष उठो, तुम ऐसे सो क्यों रहे हो ऐसे। मतलब बाहर जो है उसे लेटाया गया था और उसे सजाया गया था जैसे सजाया जाता है जो है अंतिम यात्रा से पहले। सिड की माँ सिड से बोलती है तुम्ही ने तो मुझे बोला था, हमें बोला था कि कृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आयुष ने किया है, और आज तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर सिड बोल रहा है शायद जी कृष्णा मुझे कुछ और बोलने की कोशिश कर रही थी और उसके मुंह से उसका हस्बैंड का नाम शायद इसीलिए निकला ताकि मैं खबर दे सकूं उसे, बट मैंने कुछ और ही समझ लिया और आयुष ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया उन चारों ने किया, मैंने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इवन उसकी माँ की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हार्ड पनिशमेंट दे दी, इसी वजह से वो इसे सह नहीं पाया और उसके साथ ये सब हो गया। बट उन्हें तभी तक नहीं पता चला था कि उसके साथ हुआ क्या है, बिकॉज अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था। उसका पोस्टमार्टम हुआ था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है तो कुछ घंटों में हो गया था और रिपोर्ट आने में अभी बाकी था। उसका जो है क्या बोलते हैं उठाया जाता है उसे और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, मतलब जो दाह संस्कार होता है उसके लिए। सिड खुद को ही कोस रहा था मन ही मन और ये भी सोच रहा था कि उन चारों को तो वो नहीं छोड़ेगा। तो वो प्रीति के पास जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। ये जो आयुष है ना वो कोई अंकल नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर है। ये सुनकर प्रीति बोलती क्या बोल रही है पापा, आप मेरे पापा हो, आयुष कैसे मेरे पापा हो सकते हैं, बचपन से मैंने आप ही को पापा पुकारा है। इवन मुझे याद भी है जब वो आया था यहाँ पर, वो तो कहीं बाहर से आया था, वो मेरे पापा कैसे हो सकते हैं। तब सिड बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मामा हूँ और वो तुम्हारे पापा है, तो कर पाओगे ना तुम। ये सुनकर जो प्रीति है वो बोलती है आप क्या क्या बकवास कर रहे हैं, वो आयुष को क्या करना पड़ेगा, वो उठ क्यों नहीं रहा है, तब से उठा रही हूँ और क्या करना पड़ेगा मुझे, और आप ये क्या बोल रहे हो कि वो मेरे पापा है, आप मेरे पापा हैं, मैंने बचपन से आप ही को पापा पुकारा है और जो है उस कमरे में मेरी माँ है। फिर फिंगर पॉइंट करने लगता है उस तरफ और सिड जो है ये देखकर रोने लगता है और बोलता है हाँ वहाँ पर तुम्हारी माँ है, और आयुष की तरफ दिखा के बोलता है कि ये तुम्हारे पापा है। ये बोलकर जो है सिड एक पिक्चर निकालता है अपनी पॉकेट से और उसे दिखाता है और बोलता है और ये देख रहे हो ये तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारी लास्ट पिक्चर है जो एक साथ है। सिड को पता था उस पिक्चर के बारे में, पर उसने कभी खोलकर देखा ही नहीं कि उस पिक्चर में क्या है, क्योंकि उसने कई बार आयुष को ये छुपाते हुए देख लिया था। उसने उसे आज वहाँ से निकाल लिया था और उसे जब प्रीति देखती है और वो बोलती है आप झूठ बोल रहे हैं ना। ये सुनकर सिड उसे गले लगा लेता है और बोलता है नहीं झूठ बोल रहा, तुम चाहती हो तो तुम मुझे पूरी ज़िंदगी पापा बुला सकते हो, मैं कभी मना नहीं करूँगा तुम्हें, पर सच बात यही है कि आयुष तुम्हारा असली पिता है ना कि मैं। और फिर
जो है प्रीति को ले जाता है और कृष्णा को दिखाता है, और वो देखती है उस पिक्चर में जहाँ पर कृष्णा का पिक्चर देखती है एक बार, और उस पिक्चर्स को देखने लगती है और बोलती है हाँ ये तो मम्मा ही है। ये बोलकर वो जो सिड को गले लगा लेता है और बोलता है कि क्या हुआ आयुष को, मतलब मेरे पापा को, जो वो ऐसे क्यों है। ये सुनकर जो है सिड रोने लगता है और बोलता है मेरी ही गलती है सब कुछ, मेरी वजह से तुम्हारे पापा आज इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर प्रीति बोलती है क्या बकवास कर रहे, वो अभी तो है यहाँ पर, नीचे ही देखा था हमने। ये सुनकर सिड बोलता है हाँ वो बस उसकी बॉडी है, लास्ट जो है उसकी आखिरी निशानी, बस वो शरीर है हमारे पास और कुछ नहीं है उसके। फिर थोड़ी देर तक प्रीति को समझाता है और बोलता है तुम मुझे पापा बुलाना जैसे आज तक बुलाती आ रही हो, पर तुम आज जान गए हो कि तुम्हारे असली पापा जो है वो आयुष है और तुम्हारी माँ कृष्णा है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, पर ये रिश्ता कभी बदलेगा नहीं। तुम मेरी भी बेटी हो और आयुष की भी बेटी हो। ये बोलकर उसे गले लगा लेता है, फिर गोद में उठा के उसे ले जाने लगता है। फिर जो है जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। अगर किसी को इस चीज़ से शिकायत है कि प्रीति कर रही है तो मैं बता दूं, अगर घर में कोई भी लड़का नहीं रहता तो लड़की को ही करना पड़ता है। अगर उसके पूरे वंश में कोई लड़का होता तो कर सकता था, बट उसकी बस इकलौती बेटी है और साला थोड़ी ना करता है। तुम ही सोचो एक बार, डीप माइंड से सोचना फिर बताना। और उसकी एक बेटी ही थी, तो बेटी को जब पिता अपना बेटा समान मान लेता है तो उसे पौत्रिक कहा जाता है। मैंने जितना पढ़ा है मैंने वो उस हिसाब से बोला है। और अगर पौत्रिक मान लेते हैं तो दाह संस्कार कर सकते हैं। और क्योंकि उसका कोई बेटा ना नहीं था तो उसने मान लिया था कि उसने मतलब उसको और आगे बच्चे नहीं चाहिए थे, तो वो अपनी बेटी को ही बेटा माना था, मतलब सेम ही माना था बेटा और बेटी। अभी तो फ़र्क नहीं करते, बट फिर भी कहीं कहीं करते हैं। जैसे मैंने अपने पिता का खुद का दाह संस्कार नहीं किया था, मेरी कज़िन ने किया था। मुझे करने के लिए कह रहे थे, बट मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी ये सब करने के लिए। इसी वजह से मैंने बोल दिया कि किसी एक भैया को बोल दो करने के लिए। मैं नहीं कर सकती थी उस वक्त। आप भी सोचो नहीं, तब मैं बहुत छोटी थी। अभी तो मैं थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी हूँ, तब काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थी। तब मेरे पापा चले गए और तब मेरे भैया ने किया, बट इस केस में इसका कोई भाई है ही नहीं, तो करेगा कौन। ये सब कुछ हो जाता है, 13 दिन बीत जाते हैं। फिर जो है सिड जाता है उन चारों के पास, वो तभी तक नहीं गया था, और उन चारों को अपने हाथों से गोली मार देता है। और उनकी डेथ के बाद जो है उनको उनकी लाश को हटा देते हैं और उसके लोग वो मर्डर कर भी देते हैं। तो क्या होता है नहीं पता तुम्हें? फांसी होती है या फिर पूरी ज़िंदगी जेल होती है? उसे फांसी हो गई। हाँ, पुलिस को पता चल गया, इसी वजह से नहीं बचा पाया पैसा। मेरे वीडियो में नहीं बचा पाएगा पैसा उसे, किसी भी कीमत में नहीं। इवन तो वो हीरो भी होगा तो भी अगर क्राइम करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। मिल गई सज़ा, ओके। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रीति को, जो अकेले ही बड़ी होती है। मतलब पेरेंट्स तो उसके चल बसे ही थे, मामू भी चले गए, वो अपनी नाना नानी के साथ रहती थी। और वैसे ही बड़ी होगी, उसे थोड़ा सा गिल्ट था, मतलब वो उतना पसंद नहीं करती थी अपने नाना नानी को, बिकॉज उसे पता था कि उसके बाबा की जान उसकी नाना नानी की वजह से गई है। तो वो अलग रहने चली गई और वो अलग रहते थे, मतलब जब 18 साल की हो गई तब। और यहीं पर कहानी ख़त्म। पसंद आया तो लाइक करना, और किसी को ऐसी स्टोरीज पसंद है तो उसे शेयर कर देना, और अगर कुछ बुरा लगे तो कमेंट कर देना। मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ये लास्ट पार्ट था, नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आएगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।